अच्छा अब इधर सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यूट करो अपने आप को, जो भी अनम्यूट हो। दीपायन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका जो डेफिनेशन है, इसका जो मीनिंग है, वो हमें क्लियर हो गया, ये मैं मान रहा हूं। इसका जो इक्वेशन वाला फॉर्म है, इसका जो ये बेसिक्स है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके, ये सब क्लियर है, ये मैं मान लूं क्या? हाँ सर। अच्छा, मान लीजिए। तो नेक्स्ट जो पढ़ना है हमें, वो ये पढ़ना है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी गिवन मीडियम। ये हमें पहला पढ़ना है कि किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है कि वो चेंज हो सकता है। तो पहले हमें ये पढ़ना है। नेक्स्ट मैं ये पढ़ूंगा, व्हाट इफेक्ट डज इट हैव ऑन, नंबर 1 स्पीड ऑफ लाइट, नंबर 2 frequency of light, number 3 wavelength of light। लाइट के स्पीड की बात करूं तो उस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो असर है, लाइट के फ्रीक्वेंसी की अगर बात करूं तो उस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कैसा असर पड़ता है, और लाइट की अगर वेवलेंथ की बात करूं तो उस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या असर, ये तीनों हमें इंडिविजुअली डील करने। ऐसा मान लो स्टूडेंट्स, ये जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की, it has nothing to do with medium। frequency of light has nothing to do with the medium through which it passes। मैं इंफेसिस दे रहा हूं इस बात पर, it has nothing to do with the medium through which it passes, and I am repeating it again and again and again like a loop struck in gramophone। it has what? Nothing to do with the nothing medium to do through with which the medium through which it passes। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड किस पे करता है? फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन ओनली द सोर्स ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन ओनली द सोर्स ऑफ लाइट। सी, मैं अगर एक लाइट सोर्स को इमेजिन कर रहा हूं, ये मेरा लाइट सोर्स है, इस सोर्स ने जो फ्रीक्वेंसी वाली लाइट एमिट की, इस सोर्स ने जो फ्रीक्वेंसी वाली लाइट एमिट की, ये फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहने वाला है। पानी में जाएगा तो भी, ग्लास में जाएगा तो भी, केरोसिन में जाएगा तो भी, अल्कोहल में जाएगा तो भी, बेंजीन, टोलुइन, व्हाटसोएवर मीडियम यू कैन थिंक ऑफ, फ्रीक्वेंसी इसी बात पे डिपेंड की थी कि सोर्स ने क्या इमिट किया था। मीडियम में वो फ्रीक्वेंसी सेम रहने वाला है। बात दिमाग में घुस गई होगी। बात दिमाग में घुस गई कि नहीं घुसी? हाँ सर। अच्छा, एक इक्वेशन है द मोस्ट यूज्ड इक्वेशन। हाँ बोलो। फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। ये फ्रिक्शनलेस क्या होता है? फ्रिक्शनलेस कहां से ना तो हमेशा फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा चाहे जिसमें भी जाए। एग्जैक्टली, ये तो बोल रहा हूं। फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करेगा हिमेश। अच्छा, किसी मीडियम से जा रहा है, टू हेल विद द नेचर ऑफ मीडियम, फ्रीक्वेंसी वही है जो सोर्स ने छोड़ी है। आपका वो टॉर्च का तो फ्रीक्वेंसी कहीं एक जगह जाते जाते खत्म हो जाएगी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ये अलग चर्चा का विषय छेड़ रहे हो तुम। ये मानो फ्रीक्वेंसी, अच्छा तुम्हारे हिसाब से
फिर मैं अगर सोर्स से लाइट एमिट करूं और किसी मीडियम में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है, तो हाँ कभी कभी ऐसा हादसा होगा कि तुम एक ऐसे मीडियम में हो, अंधेरा है, टॉर्च जला रहे हो, पर तुम्हें कोई लाइट नहीं मिली, यही हो जाएगा फिर। हाँ ऐसा हुआ है कभी? तुमने टॉर्च जलाया, उसमें से लाइट आ रही है, पर मीडियम में नहीं है, मीडियम में इतना ज्यादा फ्रिक्शन है कि लाइट मर गई, खत्म हो गई, तुमको कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा राइट? कभी नहीं होगा, स्कैटर्ड हो जाएगा, कमजोर हो सुनो जाएगा। तो, अच्छा दूसरी बात, सूरज से जो किरणें निकली, पता नहीं कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आई है, पता नहीं कैसे कैसे मीडियम से क्रॉस कर कर आई है। कभी ऐसा तो हो सकता था कि सूरज ने किरणें छोड़ी और फ्रिक्शन की वजह से वो सारी लाइट मर गई, हम तक पहुंची नहीं, मतलब हम सो रहे थे इस इंतजार में कि सुबह होगा, पर हुई नहीं सुबह। ऐसा हुआ है क्या कभी? नहीं भाई। तो हमारा ये डेली बेसिस पे देखना कि सूरज की किरणें अपने टाइम पे पहुंच ही जाती है, भले ही कुछ भी हो, बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो। तो ये मुझे मानने पे मजबूर कर देता है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी ये सोर्स पे डिपेंड करती है, ये मीडियम पे डिपेंड अच्छा नहीं करती। कन्विंस हो गए? हाँ अच्छा, पर इस पे हम बात कर सकते हैं और भी, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ओनली अपॉन द सोर्स ऑफ लाइट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम थ्रू विच इट पासेस। The most used equation of physics is this: c equals to nu lambda. Now what are these? c है speed of light, c है speed of light, mu है frequency of light, लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है, और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ वेवलेंथ ऑफ ऑफ लाइट। लाइट। मेरे बच्चों, इस इक्वेशन से तुम यूज टू हो? पिछले साल साउंड चैप्टर में हाँ, पढ़ाया था। c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, इस इक्वेशन से तुम कंफर्टेबल हो कि फर्स्ट टाइम हाँ देख रहे हो? ये इक्वेशन फर्स्ट डे फर्स्ट शो है क्या? पूछ रहा हूं, हाँ ना सर बोलो। मालूम नहीं। ये इक्वेशन नहीं सर। फर्स्ट डे फर्स्ट शो है? नहीं, सेकेंड डे सर हो सेकेंड शो। सकता है। अच्छा, ऐसा मान लो, इसको इसको डिराइव कैसे कर सकते हैं, उस पे मैं एक रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा टेलीग्राम में। ये डेरिवेशन कैसे आता है। रिलेशन ऐसा रहता है कि लाइट की स्पीड अगर आपको निकालनी है, लाइट की स्पीड अगर आपको निकालनी है, तो लाइट की फ्रीक्वेंसी और लाइट के वेवलेंथ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपको स्पीड दे देगा। लाइट की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपको लाइट की स्पीड दे देगा। ये एक इक्वेशन है, इसको मैं एक रिकॉर्डिंग खोज के टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। तो मैं यहां से स्टार्ट करूं क्या? रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, वो अलग बात है। यहां से हाँ स्टार्ट ठीक करूं? है। अच्छा, हाँ यस सर। अब ये बताओ, मीडियम में से एक मीडियम में से अगर दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है, एक मीडियम में से अगर दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है, तो वो कौन सा क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होगा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा फ्रीक्वेंसी सेम हाँ रहेगी। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है मेरे बच्चों, तो न्यू क्या होगा? c बाय लैम्डा, यही होगा। यस सर। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको लिख रहा हूं न्यू इक्वल्स टू c बाय लैम्डा, और यहां भी लिख रहा हूं न्यू इक्वल्स टू c बाय लैम्डा। ये दोनों वैल्यू सेम रहने वाले हैं, ये दोनों वैल्यू सेम रहने वाले। हाँ पर जो इंटरेस्टिंग वाला फैक्ट है वो ऐसा है, सर स्पीड तो दोनों की अलग होगी ना? हाँ सर। अगर दो अलग अलग मीडियम है तो स्पीड तो अलग होगी ना यार, ये तो पढ़ा है ना हमने। हाँ यस सर। स्पीड अलग होने से फिर म्यू कैसे सेम रहेगा सर? अरे लैम्डा बदल जाएगा, ये लैम्डा भी बदल जाएगा, इस तरह बदलेगा कि रेशियो क्या रह जाए, सेम। आप ऐसा मान लो, Constant. हाँ आप ऐसा मान लो कि ये ऐसा है 10 कुछ वैल्यूज बोलो तो रेशियो चेंज करने के लिए। मान लो म्यू 10/5 और 10 5 और 20 by 10। 10/5 और 8/4। 8/4 मान लो, समझ गए? हाँ कोई दिक्कत? ना
क्योंकि sir. स्पीड बदल रहा है और फ्रीक्वेंसी को सेम रखना है। ये बात हम ऑब्जर्व करके आ रहे हैं कि लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम रह रही है और फ्रीक्वेंसी को सेम रखने का एक ही रास्ता था, द ओनली रिजॉर्ट यू हैव, कि लैम्डा बदल दिया जाए, लैम्डा को बदल दो कि रेशियो सेम रह जाए, और यही हुआ। सो अब मैं तुमसे पूछूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको किसको चेंज कर सकता है, तो अब तुम्हारे पास आंसर है, बताओ किसको चेंज करेगा? स्पीड ऑफ लाइट को चेंज करेगा? हाँ। स्पीड ऑफ लाइट को चेंज करेगा क्या? हाँ। फॉर श्योर। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ना। नो। won't change because it depend upon सोर्स Source. source। नॉट द और मीडियम। क्योंकि स्पीड बदल रहा है, फ्रीक्वेंसी को सेम रखना है, तो मजबूरी थी कि लैम्डा बदल गया। समझ गए? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। So the effect of refractive index on speed of light, frequency of light, wavelength of light, ये एक सवाल है जो तुमसे रिपीटेडली पूछा जा सकता है। इसके आंसर्स बस इस तरह से देने हैं तुम्हें। सिंस फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंजेस, इसका नोट बना रहा हूं मैं, सिंस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंजेस। कहाँ बना रहा है सर? क्या? दिखी तो नहीं रहा है। अरे अरे ऊपर देख, क्या हुआ? वो ढूंढ नहीं नहीं पा नहीं रहा आ है। गया। Since frequency of light does not changes upon passing on medium, upon passing one medium to other, upon passing from one medium to other, and speed of light The number you are calling is not reachable. Please call again later. আপনি যে নম্বরে কল করছেন Ahana Ghosh, speed of light does not changes upon passing from one medium to other, and speed of light, since it changes, it brings about a change, in wavelength of light, so as to keep frequency of light the same। ओए बच्चा लोग समझे? हाँ सर। कोई दिक्कत? ना सर। नहीं। नेक्स्ट, on what factors does, Sir, रुकिए प्लीज। हाँ लिखो। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, खुद से आंसर कर पाओ इतना सोच के आंसर देना, मतलब डूब जाना कि आंसर मुझे देना ही है। एक सवाल पूछ रहा हूं, बड़ा ऑब्वियस है, इजी सा है, फ्लैट क्वेश्चन है, जो भी अभी बोला 2 मिनट पहले उसी के ऊपर पूछ रहा हूं। हो गया लिखना? हाँ सर। Yes, sir. सर, ठीक है, सर। ये बताओ। अरे रुको। अच्छा लिखो। ये आज 23 अप्रैल है ना? Yes. हाँ सर। 23 मई में लाइट खत्म हो जाएगा हमारा। क्या? और तुम सर सोचो, মানে তিনটাই চ্যাপ্টার না এটাই? सब मैंने पूरा लाइट হ্যাঁ। लाइट तीन था अलग अलग चैप्टर। है, मैंने पार्ट वाइज डिवाइड किया हुआ है। अच्छा। 3 मई तक हमारा वो खत्म हो जाएगा। तुम्हें से जो सबसे ज्यादा इनोसेंट स्टूडेंट है वही आंसर दे पाएगा।
अगर मैं एक मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट को पास करवा रहा हूं एंड ऐसा है कि मीडियम 1 इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम 1 की ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम 2 से ज्यादा है, मुझे बताओ कि अगर मीडियम 1 में मैं लैम्डा वेवलेंथ मानता हूं और मीडियम 2 में लैम्डा डैश वेवलेंथ मानता हूं तो रिलेशन कौन सा ट्रू है? नंबर 1, लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा डैश. नंबर 2, lambda dash is greater than lambda. Number 3, lambda is equal to lambda dash. Number 4, don't know. लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 पे जा रही है, मैंने ये मान लिया कि ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम 1 की ज्यादा है, मीडियम 2 होगा, लैम्डा 2 इज Second option. आप लैम्डा 2 इज पूछो। ग्रेटर वाला। देन सेकंड मैं लैम्डा 1 और लैम्डा 2 बोल रहा हूँ, अब बोलो. Now which लैम्डा of the 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1. now you will lambda 2 is greater than lambda 2 lambda is 1. greater than now lambda now 1. you will now you will now you will explain आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, एंड अगर आप एक्सप्लेन कर देते हो. রাখার জন্য हाँ बोलो बोलो. सर क्योंकि मीडियम 1 का ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो वहाँ और पे optical- स्पीड कम होगा लाइट का, तो फ्रीक्वेंसी वहाँ पे वेवलेंथ भी कम ज्यादा होना होगा, चाहिए और नीचे उसको मैनेज करने के लिए. एंड आप पूरे साल के लिए मेरे मेरे फेवरेट सर वो भी from the normal जाएगा। क्या 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 वो मीडियम 2 में तो away from the normal जाएगा ना। हाँ हाँ ऐसा मान ले माता, मीडियम 1 मीडियम 2 में किसकी? ज्यादा डेंसिटी किसकी है? medium 1. मीडियम 1. तो जो स्पीड है लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, या ऐसा मान लो, मैं इतना पूरा नहीं लिखता हूं, v लिखता हूं डायरेक्ट, v या इसको c मान लो, c1 लिख रहा हूं, तो ये c1 है और ये c2 है. अच्छा तो स्पीड कहां ज्यादा है? c2 इज ग्रेटर देन c1 ना, है ना? हाँ सर। अच्छा, और c इक्वल्स टू अगर न्यू लैम्डा है तो मेरे बच्चों म्यू सॉरी ये फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूं मैं, म्यू मत नहीं, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है, ये अगर कांस्टेंट है तो c और लैम्डा का रिलेशन क्या कहलाएगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ना. हाँ अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, सर फ्रीक्वेंसी तो ऐसे नहीं होगा। हाँ ये तो कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो सुविधा हो गई ना मेरे लिए, मैं ये बोल सकता हूं ना कि वेलोसिटी और वेवलेंथ ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, बोल सकता हूं ना ये बात. हाँ सर। अच्छा अब स्पीड क्योंकि बढ़ गई मीडियम 2 में तो लैम्डा को बढ़ना होगा, मजबूरी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है. तो इसमें से कौन सा रिलेशन सही है? 2 वाला. सेकंड वाला. समझ गए? हाँ सर. वेरी गुड. सो नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स. एनी गेस? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस फैक्टर पे डिपेंड कर सकता है? मीडियम. वेरी गुड. दूसरा? The optical density of the medium. हाँ तो वो मीडियम पे डिपेंड करेगा, अलग अलग मीडियम के लिए अलग होगा. नेक्स्ट, ये पहला पॉइंट. नेक्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा उसके हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. हाँ तो मीडियम तुम पहला पॉइंट Temperature? में ही तो हो जाएगा. টেম্পারেচার যদি কোনো বডি সলিড হয় তো ওখানে পার্টিকেলস গুলো খুব কম্প্যাক্ট থাকবে, তাহলে রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সটা বেশি হবে। তারপর যখন ওটা লিকুইড হয়ে গেল তাহলে কম্প্যাক্টটা কমে গেল, वेरी गुड, তারপর লাইট দিতে পারবে। वेरी गुड. सो दूसरा फैक्टर टेम्परेचर. तीसरा क्या हो सकता है? फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of any given medium depends. Number 1, nature of medium. ये
मैं ग्लास के लिए पढ़ूं तो वो अलग होगा, क्योंकि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग है, वाटर के लिए अलग होगा, डायमंड के लिए अलग होगा, सब के लिए अलग है, नेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि नेचर ये डिसाइड करता है कि पार्टिकल्स का कंस्टिट्यूशन कैसा है। तो ये बात ऑब्वियस है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेचर पे डिपेंड करेगा। दूसरा वो जो डिपेंड करता है वो टेम्परेचर ऑफ मीडियम है। टेम्परेचर ऑफ मीडियम, बच्चों जितना मीडियम का टेम्परेचर ज्यादा होगा उस मीडियम से लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी। जितना किसी मीडियम में टेम्परेचर बढ़ाओगे आप, लाइट की स्पीड उस मीडियम में बढ़ जाएगी। अच्छा एक बात, ये लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी कि बढ़ती ही रहेगी? हाँ बोलो। सर हाँ टेम्परेचर बढ़ने से तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी ना। हाँ, तो डेंसिटी कम हो जाएगी, मतलब लाइट आराम से जाएगी ना, स्पीड इजी हो जाएगी ना। हाँ ये आप बात, यही बोल रहे थे। हाँ ये बात ऐसे समझो कि जितना मीडियम का टेम्परेचर बढ़ाओगे तुम, लाइट का स्पीड बढ़ेगा कि बढ़ता ही रहेगा? कौन सा कहना सही है? बढ़ता रहेगा। बढ़ता ही रहेगा। और लाइट का स्पीड अगर बढ़ता ही रह रहा है तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो चेंज होगा कि चेंज होता ही रहेगा? तो होता ही रहेगा। होता ही रहेगा। तो ये बात भी अब मैं विदाउट फेल लिखूंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेचर पे तो डिपेंड करता ही है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं कंसीडर करूंगा कि मीडियम का टेम्परेचर आपने क्या रखा है। अगर आप टेम्परेचर को फिक्स नहीं रख रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू चेंज होता रहेगा, स्पीड चेंज होती रहेगी, मुझे एग्जैक्ट कोई डेटा कभी मिलेगा ही नहीं। क्लियर हो गया? यस। अच्छा, तीसरा जिस पे ये डिपेंड करेगा वो है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। एक ग्लास मीडियम, एक ग्लास मीडियम, इसमें से अगर मैं रेड लाइट पास करवाता हूं और इसमें से अगर मैं वायलेट लाइट पास कराता हूं तो सेम मीडियम रेड के लिए एक अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा और वायलेट के लिए एक अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा। फिर से बोल रहा हूं, इसको हम अच्छे से समझेंगे भी आगे, 2-4 मिनट इस पे बात करेंगे। पहले ये समझो कि एक पर्टिकुलर मीडियम, उसमें अगर मैं रेड लाइट पास करवा रहा हूं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, उसमें से अगर मैं वायलेट लाइट पास कर रहा हूं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। अच्छा, ये जो बात मैं बोला ये थोड़ी सी भी समझ आई कि बिल्कुल नहीं समझ आई? सर आया सब। क्या समझ आया? अगर समझ में आया है तो मुझे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देने की कोशिश करो, फिर मैं देता हूं। तुम कोशिश करो एक एग्जांपल से मुझे समझाने की। अच्छा मैं बोलूं क्या या तुम कोशिश करोगे? तो सर, फिर आप से बोलिए। बोलिए आप क्या बोल रहे थे। एक गिवन मीडियम में अगर मैं रेड लाइट पास करा रहा हूं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, और अगर मैं वायलेट लाइट पास करा रहा हूं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। कलर चेंज करने पर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता जाएगा। ये बात मतलब तुम इसको प्रूव कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो। डे टू डे लाइफ में तुम्हारे साथ ये होता आ रहा है, तुम हर दिन इसको नहीं, कुछ और बोलो। कुछ और बोले। तो रेनबो में जो कलर ब्लेंड होता है सबसे ज्यादा वो, कुछ और बोलो। ऐसा मान लीजिए স্যার সব যখন কোনো এমার্জেন্সি থাকে তখন রেড লাইট ইউজ করা হয় Very যাতে good. ওটা সবথেকে ইজিলি দেখা যায়। वेरी गुड। ट्रैफिक सिग्नल्स में कुछ पर्टिकुलर कलर की लाइट है जो यूज करते हैं, उसकी वजह क्या है वो समझिए। अगर ये ट्रैफिक सिग्नल में मैं रेड लाइट और येलो लाइट की बात कर रहा हूं, ये एक पेयर है, और इसी ट्रैफिक सिग्नल में मान लीजिए हम ऐसा कुछ अरेंजमेंट करते हैं, ब्लू लाइट सर और स्क्रीन वायलेट। पे क्या बोल रहे हो? कुछ दिख ही नहीं रहा है स्क्रीन पे सर, ट्रैफिक करके। किसी को हाँ नहीं आ दिख? गया हाँ आ गया आ गया।
अच्छा, आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम लोग के ग्रुप में 41 स्टूडेंट्स है सेंट मेरीज में। मैं अगर रेड लाइट के जगह ब्लू और वायलेट यूज करता तो इससे क्या समस्या होती? हम इसको प्रैक्टिकली एक अरेंजमेंट करके समझने की जब कोशिश कर रहे थे तो हमने ये देखा कि दूर से खड़ा हुआ एक आदमी, दूर से खड़ा हुआ एक आदमी, अच्छा, ये जो दो सेटअप मैंने किए हैं और जो इंसान मैं ऑब्जर्व करने के लिए रखा हूं, इनके बीच में जो मीडियम है वो क्या है? एयर है ना? हाँ। यस सर। एकदम शुरू से एनालाइज करते हैं। हमने ये देखा कि दूर से खड़ा हुआ आदमी ये रेड लाइट और येलो लाइट को देख सकता है, पर ये जो ब्लू और वायलेट वाला अरेंजमेंट है ये इस तक पहुंचा ही नहीं, ये यहीं पर कहीं खत्म हो गया। तो ये खत्म कैसे हो गया इसको समझा रहा हूं। मीडियम में से जब लाइट क्रॉस कर रहा था, मीडियम में से जब लाइट क्रॉस कर रहा था तो वो रिफ्रैक्शन करते करते जा रहा था, मतलब अपना पाथ चेंज करता करता जा रहा था। नहीं आ रहा समझ में? अच्छा, ऐसे समझो, यहां पर एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा पैक्ड हैं, यहां पर जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े से कम पैक्ड हैं, यहां जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत बहुत ज्यादा पैक्ड है। एयर के मॉलिक्यूल्स किस तरह से अरेंज है वो अगर लेयर वाइज देखूं तो मैं ये मान लूं कि यहां पर थोड़े से कम पैक्ड है, यहां पर बहुत ज्यादा पैक्ड है, और यहां पर मामूली से पैक्ड है। तो अब मैं ऐसा मान लूंगा ना कि हर एक एयर का लेयर लाइट के रिफ्रैक्टिव, ऐसा मान लो हर एक एयर का लेयर लाइट के पाथ को चेंज करता रहेगा। करता रहेगा। हाँ। और ये तभी पॉसिबल है अगर इस आदमी को ब्लू लाइट और वायलेट लाइट नहीं दिख रही, मतलब ये पाथ चेंज होते होते, ये पाथ चेंज होते होते कहीं और चली गई, इस इंसान तक पहुंची नहीं। हाँ सर। और ये सेम एयर, ये सारे लेयर रेड और येलो के लिए भी तो एक ही थे। ऐसा तो नहीं कि ये ब्लू और वायलेट के लिए है, येलो और रेड के लिए नहीं है। मैंने सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया, ये दोनों लाइट इस इंसान तक पहुंच गई। मतलब क्या है इसका? ये एयर के लेयर्स ब्लू और वायलेट के लिए ज्यादा बेंडिंग करा रहे थे, लेकिन रेड और येलो के लिए बेंडिंग इनका कम हुआ ना, तभी तो पहुंच गया। हाँ सर। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल गया जब मैंने लाइट के वेवलेंथ को चेंज किया, उसके कलर को चेंज किया। ये एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है जो मैं समझ सकता हूं सेटअप करके। और अगर मैंने ये ऑब्जर्व कर लिया तो मैं अब ये बात लिखूंगा कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर कलर ऑफ लाइट के लिए अलग अलग है। ये सेम एयर ब्लू और वायलेट को ज्यादा बेंड करवा के बैठे हैं, जबकि रेड और येलो कम बेंड होके बैठे हैं। कन्विंस हो गए इस बात से? हाँ सर। ये तीन फैक्टर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटरमाइन करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट की स्पीड को, फ्रीक्वेंसी को, वेलोसिटी को कैसे चेंज करता है वो पढ़ा हमने। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये पढ़ा हमने। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट ये देखा हमने। सो बाय एंड लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जो बातें हो सकती थी मेजरली वो सब हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब और प्रिज्म वाला पार्ट देखेंगे। और वो इंटरेस्टिंग है, वो तुमको अच्छा भी लगेगा, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगेगा शायद। यहां तक पढ़ के रखना, ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं भेज रहा, मैं ये मान ले रहा हूं कि तुम लोगों ने नोट्स बना लिए हैं। अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो, मैं अभी फिर से बोल दूंगा। नहीं, मैं रिकॉर्डिंग नहीं भेजूंगा
किसी कीमत पे नहीं सर भेजी। एक बार सब पेज एक एक करके दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे हाँ ले लो। तो बात। कहाँ से दिखाऊं, इतना सब नीचे से दिखाओ। ही दिखाते हैं। अच्छा नहीं मतलब फिर पहला कुछ नहीं लगा, हाँ यहाँ से यहीं से आ रहा है, क्योंकि हाँ, ले उसके लो पहले रिवीजन था। ले लो। हम्म। हो गया। इसके नेक्स्ट बाद ये ले लो। फिर नीचे ये बहुत डिसहार्टनिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये तुम लोगों के से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है। मतलब मैं तुम लोगों को नहीं बोल रहा, जो भी तुम्हारे क्लासमेट्स है, ये बहुत गंदी बात है। तो की गंदी बात है। क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स, अच्छा, पढ़ते क्यों हैं फिर? और ये वो स्टूडेंट्स है जो कहते हैं कि ऑनलाइन में था इसलिए नहीं पढ़ा। तुम्हारी नियत ही नहीं थी पढ़ने की, और फिर भगवान से मनाएंगे कोरोना इतना फैल जाए कि एग्जाम कैंसिल हो जाए। हाँ सर, बहुत सारे हैं ऐसे। ले रहे हो बच्चों? हाँ सर। देखो तुम लोग थोड़े से बड़े हो गए हो। एक बात बोल रहा हूं मैं तुम लोगों को, रिकॉर्डिंग पे नहीं रखता हूं मैं।